हेलो वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरा एसबीएपीओ प्री का एग्जामिनेशन था और मेरी थी थर्ड शिफ्ट। अब मेरा जो सेंटर पड़ा था वो नोएडा में पड़ा था, तो काफ़ी देर हो गई थी शाम को आते आते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल ना करके सुबह एनालिसिस की वीडियो डाल दूंगी। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में जो आरसी का लेवल आया था, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने जितनी बार भी क्लर्क का एग्जाम दिया है उसमें मेरे को कल सबसे बेस्ट लेवल लगा आरसी का। क्योंकि ना उसमें इतनी मतलब लैंग्वेज ना तो डायरेक्ट दे रखी थी और ना क्वेश्चन डायरेक्ट थे उसके अंदर। मतलब पहले मतलब आरसी को समझना था, वो भी एक चैलेंज था। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करना, वो भी एक अलग चैलेंज था। बिकॉज़ उसमें क्या था ना कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन या किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से जो है क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेकिन उसमें ना मतलब पूरे जब तक आप पूरा आरसी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छे लेवल की मेरे को आरसी लगी उसके अंदर। तो आरसी में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 सिनोनिम पूछ रखे थे। सिनोनिम थे व्यू एंड फेस का, जिसका मैंने आंसर भी लिख रखा है, ओपिनियन एंड एनकाउंटर। ठीक है, इसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़े मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ईज़ी टू मॉडरेट थे, मतलब कुछ क्वेश्चन ईज़ी थे और कुछ क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा था। तो मैंने एरर डिटेक्शन में से आई गेस मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, वो मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था उस पे, तो मैंने वो स्किप किया। उसके बाद कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था, वो सिर्फ एक क्वेश्चन था कॉलम बेस्ड का, आई गेस, तो हाँ एक ही क्वेश्चन था उसका, तो मैंने कर दिया था। इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, ये ईजी थे और ये हो गए थे। इसके बाद सिंगल फिलर के क्वेश्चन थे, उसमें एक दो क्वेश्चन में था कि हाँ सोच के भरना था, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन उसमें ईजी टाइप थे। तो पैराजंबल था, पैराजंबल में टॉपिक चेरी ब्लॉसम करके था, जापान से रिलेटेड था। एंड मैं लिटरली बताऊँ, मैं पैराजंबल पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बिकॉज पैराजंबल में सबका ही आंसर अलग आया। एंड मुझे, मैं सच बताऊँ, ये बेवकूफ़ी लगती है आके मैच करना पैराजंबल, बिकॉज ना तो हमें बिल्कुल पता है कि क्या आंसर है क्या नहीं है, और ना सामने वाले को पता है आंसर क्या है। तो खामखा डिस्कशन करके अपना दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि डिस्कशन ना ही करो, बिकॉज अब हम दे चुके हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इतना पता है पैराजंबल सी से स्टार्ट था, क्योंकि सी सबका मैच हो रहा है, इसके बाद का कुछ किसी का मैच नहीं हो रहा। तो हाँ, ये है कि अगर गलत भी निकलता है तो मार्क्स ना तो मिलेंगे ना कटेंगे, बिकॉज 5 नंबर का था, अगर आपने वो किया भी है तो 4 क्वेश्चन गलत होके आपका एक राइट वाला, मतलब आपके ना तो मार्क्स मिलेंगे आपको ना कटेंगे, तो फिर उसकी टेंशन छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स में जब सबसे पहले मेरा सेक्शन जो ओपन हुआ था ना, उसमें डीआई का मतलब डीआई से शुरू हुआ था। तो डीआई जो मेरी थी ना, वो बार ग्राफ वाली डीआई थी। एंड उसके 5 क्वेश्चन थे, वो मैंने कर लिए थे, मतलब ठीक थी। ऐसा नहीं था कि अगर आपको जो है एग्जाम में अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से कर सकते थे। उसके बाद मेरा एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया था, वो मुझे याद नहीं, पर हाँ एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन बीच में आया था। उसके बाद थी टेबल बेस्ड डीआई। ठीक है, टेबल बेस्ड डीआई में ना मार्केटिंग, आईटी, एचआर, सेल्स करके वो दे रखे थे 4 कॉलम, और एक्स वाई जेड करके दे रखे थे। तो उसमें भी आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके भी लगभग 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद केसलेट डीआई थी। केसलेट डीआई में ए बी सी करके, पता नहीं वो स्कूल दे रखा था कि क्या, वहाँ पर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट और कितने एब्सेंट है, ऐसे करके डेटा दे रखा था। तो उसके 3 क्वेश्चन थे और बन गए थे। अब मुझे ये नहीं याद कि मैंने बार ग्राफ में या फिर टेबल बेस्ड डीआई में, मतलब इन दोनों में से किसी एक में मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया था, बिकॉज वो बहुत लेंदी था। मतलब ऐसा था, वो 4-5 लाइन का क्वेश्चन था और मुझे लगा कि अभी इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं एक जो है अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर सकती हूँ, तो वो मैंने स्किप किया था। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज थी, उसके शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहे। एंड उसमें से भी मैंने शायद एक क्वेश्चन स्किप किया था, बिकॉज उसका पैटर्न मुझे समझ नहीं आ रहा था, बाकी मैंने कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन करती गई, मेरे को जितने आए मैंने किए और बाकी के स्किप किए। फिर लास्ट में ना मतलब ऐसा था कि 4 मिनट के समथिंग बचे थे, 4 साढ़े 4 मिनट। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को शायद जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल एंड में जाके दे रखा था। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन किए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हम ये नहीं बोलेंगे कि ईजी थे, बिकॉज 4-4 डिजिट में भी थे क्वेश्चन और कुछ 2 डिजिट में भी थे। तो मतलब जो 2 डिजिट में भी क्वेश्चन थे ना, वो एकदम से ऐसे नहीं कि हमने प्लस माइनस किया और आ गया, नहीं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड था। तो काफ़ी मतलब कैलकुलेशन करके, और नंबर भी बहुत अजीब से आ रहे थे। तो हाँ, मतलब सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव साइड था, ऐसा भी नहीं था कि बनेगा नहीं और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ईजिली बन गया। तो सिंप्लीफिकेशन के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन थे, मेरे को याद नहीं कितने थे, मैंने काउंट नहीं किए। तो ऑल ओवर यही था। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करती हूँ अपनी रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट थी, 8 लोग थे, सबको नोट देख रहे थे। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पे आंसर भी कर रखा है, आप मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सर्कल बेस्ड सेटिंग अरेंजमेंट थी, 8 लोग थे, सब इनसाइड ही देख रहे थे, 5 क्वेश्चन इसके भी थे, उसका भी मैंने आंसर बना रखा है। मतलब इनका बोलूँ ना तो मैं ईजी साइड थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आपको बहुत सारी प्रोजेक्शन बनाने की जरूरत पड़ रही है, आप 2 प्रोजेक्शन में भी आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल थी, तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें थोड़ा मतलब जो है स्टूडेंट फंस सकते थे, बिकॉज हाँ इसमें लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी थी, अदरवाइज बन गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ ना, तो नंबर बेस्ड सीरीज़ थी, मतलब ऐसे 3-3 डिजिट में लगभग 5 नंबर दे रखे थे और उनसे आंसर निकालने थे। तो इसमें जो क्वेश्चंस का मतलब वो थी ना लेंथ, तो अच्छी खासी लेंथ दे रखी थी क्वेश्चन की, मतलब काफ़ी बार पढ़ने के बाद आंसर आ रहा था, तो ये अच्छे मतलब थे। और मेरा एग्जाम भी इसी से शुरू हुआ था, नंबर बेस्ड सीरीज़ से। बट मैंने उस टाइम इसको स्किप कर दिया, मैंने कहा कि पहले बाकी के सेक्शन कर लेती हूँ। मैंने इसको और कोडिंग डिकोडिंग को सबसे एंड के लिए रखा था, फिर मैंने उसको सबसे एंड में करा था। फिर कंपेरिजन बेस जो क्या कहते हैं पजल थी, उसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, वेट के ऊपर था कि इतने इतने लोगों का वेट है, उसका भी आंसर मैंने दे रखा है। इसमें एम का जो
62 था ना, मतलब ऐसे करके था, जो थर्ड हाईएस्ट पर्सन है उसका वेट 62 केजी है, ठीक है, ये दे रखा था। और एक क्वेश्चन में जी का वेट निकालना था, मतलब जी का वेट क्या हो सकता है, तो उसमें ऑल करके था आंसर, बिकॉज सारे ही जी के वेट हो सकते थे। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग मैंने बताया सबसे एंड में किया था मैंने, और ये बन गया था, मतलब एंड में मैंने आराम से शांति से किया, टाइम था तो मेरा बन गया। उसके अलावा पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था, इसमें शायद 2 पेयर बने थे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हाँ शायद 2 थे। एंड मीनिंगफुल वर्ड था जिसमें झूठ बन रहा था, बाकी आप बताना आपने क्या बनाया। डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे, ये भी ईजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। हाँ, लेकिन अगर किसी ने गलत क्वेश्चन पढ़ के गलत डायरेक्शन बना दी तो वो फंस सकता था। इसके अलावा सबसे एंड में सिलोगिज्म के क्वेश्चन दे रखे थे, शायद 2 ही क्वेश्चन थे, एंड इसमें से एक का आंसर ईदर और भी था, तो ऐसे करके मतलब सिलोगिज्म भी था। तो अब मैं अगर ऑल ओवर अपने अटेम्प्ट की बात करूँ, तो अगर मैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग अपने अटैम्प्ट की बात करूँ, तो इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड 28। मैंने बताया मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, एक आरसी का क्वेश्चन मैंने स्किप किया और एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। मैथ्स की बात करती हूँ तो मैथ्स में मुझे लगता है कि शायद अगर मैं स्पीड और तेज रखती तो 2-4 क्वेश्चन और अटैम्प्ट हो सकते थे, तो मैथ्स में मेरे 29 अटैम्प्ट हुए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ तो रीजनिंग में एज ऑलवेज मेरा 2 मिनट पहले रीजनिंग का सेक्शन हो गया था, तो मैंने 35 करे हैं रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग अच्छी लगी मुझे, बट मैं ये नहीं कहूँगी एग्जाम वॉज ईजी, नॉट ईजी, मतलब मैं बोल सकती हूँ ईजी टू मॉडरेट था। कुछ सेक्शन ईजी थे, कुछ सेक्शन काफ़ी मॉडरेट भी रहे, जैसे इंग्लिश में आरसी, इंग्लिश ने सच में बहुत कमाल किया कल के एग्ज़ाम में। बाकी आप बताना कि आपका कौन-सा लाइक किस डे में एग्ज़ाम था, कौन-सी शिफ्ट थी आपकी और आपके कितने अटेम्प्ट रहे? अब तो बस यही है कि मेंस अच्छे से करना है। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ मेंस आ रहा है, वो अच्छे से करना है, एंड उसके बाद इसका मेंस है, बिकॉज़ बीच में काफ़ी सारी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, अभी एलआईसी है, आईबीपीएस क्लर्क भी है, तो एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे हैं, पता नहीं कितना ऐसे एडजस्ट हो पाएगा, बट आई होप कि सब एडजस्ट हो जाए और इस बार मतलब हो ही जाए, मतलब सबका ही हो जाए, मतलब सबका अच्छा हो। बाकी मैं सिर्फ इतना सजेशन दूँगी एंड में कि कट ऑफ मत देखना, बिकॉज़ कट ऑफ इन चीज़ों से डिसाइड होगी ही नहीं। एंड ये भी मत सोचना कि अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट आई थी या ईज़ी आई थी, आपके मार्क्स कटेंगे नॉर्मलाइज़ेशन में। देखो नॉर्मलाइज़ेशन तो होगी, पक्का होगी, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि देखो हमें नहीं पता हमारी शिफ्ट ईज़ी थी या टफ थी, वो एसबीआई डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो नॉर्मलाइज़ेशन होगी, वो सबके साथ होगी, आपके अकेले के साथ नहीं होगी, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। आराम से अपनी आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।